नमस्कार विद्यार्थीगण। आज की हमारी कक्षा में चर्चा का विषय है रंगभूमि उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव। आज के व्याख्यान में हम रंगभूमि उपन्यास पर गांधीवाद के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस व्याख्यान में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि साहित्य पर विचारधारा के प्रभाव को आप कैसे समझ सकते हैं। गांधी जी और जो रंगभूमि के केंद्रीय चरित्र सूरदास में क्या समानता है। सूरदास के चरित्र में जो निर्भयता है, साहस है, वो किस रूप में आया है, इसका विश्लेषण करके आपको हम बताएंगे। सूरदास के नेतृत्व करने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहना आदि गुण उसे किस तरह आदर्श गांधीवादी के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कोई एक व्यक्ति समाज में, देश में आता है और वो इस तरह से एक केंद्रीय चरित्र बन जाता है कि देश, काल, साहित्य, समाज, जीवन सब कुछ उससे प्रभावित होता है। गांधी एक ऐसे ही केंद्रीय चरित्र है। सन 1915 में अफ्रीका में बैरिस्ट्री छोड़ करके वो भारत आते हैं और वो जाते हैं चंपारण के किसानों की समस्या को सुलझाने चंपारण, और किस तरह से किसानों की समस्या को, किसानों की लड़ाई को जो गोरे हैं, जो अंग्रेज हैं, जो जबरन किसानों से नील की खेती करवा रहे हैं, वो लड़ाई गांधी कैसे लड़ते हैं, कैसे गांधी आम आदमी से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, कैसे गांधी समाज के लोगों को जोड़ देते हैं, कैसे गांधी के विचार ऐसा लगता है कि उस समय समाज का विचार बन जाता है। गांधी का दर्शन, गांधी की सोच, गांधी के बताए रास्ते, गांधी का बताया औजार, ये सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश ने आजादी के आंदोलन के लिए उन सबको अपना लिया है। वो शुरुआत होता है किसानों के उस आंदोलन से और उसमें किसानों की जीत होती है। वैसे ही मजदूरों का आंदोलन, तो किसान, मजदूर, आम भारतीय की तरह रहने वाले गांधी जो धोती में रहने लगते हैं, जो ठाट बाट बैरिस्ट्री छोड़ करके आते हैं और किस तरह से बिल्कुल जो आम भारतीय है, जो उसका रहन सहन है, उसकी वेशभूषा है, वो अपनाते हैं। तो किसी भी विचारधारा एवं व्यक्तित्व का साहित्य पर अगर प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। उसको निश्चित रूप से संकेतित करना मुश्किल कार्य होता है, लेकिन जब आप साहित्य को पढ़ते हैं और उस दर्शन को पढ़ते हैं, उस व्यक्ति को समझते हैं, तो आप संकेतों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, कथा के विकास के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि गौतम बुद्ध के बाद भारत में गांधी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय जीवन दृष्टि, विचारधारा, संवेदना, जीवन रीतियां, समाज मानस, व्यक्ति मानस इत्यादि पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि गांधी ने भारतीय जीवन दृष्टि, हमारी विचारधारा, हमारी संवेदना, हमारी जीवन रीतियां, हमारे जनमानस, हमारे व्यक्ति मानस सबको प्रभावित किया। बहुत सारे लोगों ने गांधी के कारण सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, उन्होंने
देसी की बात की, स्वराज की बात की और स्वदेशी की बात की। जो स्वदेशी की बात थी, बहुत सारे लोगों ने उसको अपने जीवन में धारण किया। गांधी के आह्वान पर आंदोलन हुए, गांधी के आह्वान पर देश पुनर्गठित हुआ, जागृत हुआ, पुनर्संगठित हुआ और किस तरह से अंग्रेजों से वो व्यापक लड़ाई लड़ी गई, अहिंसक लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि गांधी ने सत्य अहिंसा की बात की। अतः रंगभूमि के माध्यम से गांधी जी के व्यक्तित्व, विचारधारा, जीवन दृष्टि और कृतित्व पर अधिकाधिक विचार आज एक जरूरत है और इसके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन के एक ऐसे अप्रतिम सेनानी हैं जिनके नाम पर उस पूरे समय को इतिहासकारों द्वारा गांधी युग के रूप में रेखांकित किया गया है। एक व्यक्ति जीवन में, समाज में, राष्ट्र की धुरी में, केंद्र में आ जाता हो और आ गया हो तो निश्चित रूप से उसके नाम के साथ युग वो व्यक्ति नहीं, वो संस्था बन जाता है। वो व्यक्ति नहीं, वो विचार बन जाता है। वो व्यक्ति नहीं, वो दर्शन बन जाता है। गांधी एक विचार है, गांधी एक दर्शन है, गांधी एक आंदोलन है और गांधी ने भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाते हुए, भारतीयता को अपनाते हुए, भारतीय संस्कृति की परंपरा को अपनाते हुए उन्होंने अपने जो विचार दिए और अपने जो रास्ते बताए, उसके माध्यम से भारत की को आजादी मिली। भारत में समाज सुधार का प्रयास शुरू हुआ, समाज सुधार हुआ। जो विभेद था समाज के भीतर, जो विभिन्न तरह से लोग आपस में बटे हुए थे, उसको जोड़ने का गांधी ने काम किया। स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में गांधी का एक कथन मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। गांधी कहते हैं, मैं अपने अंदर उठने वाले कुछ सवालों से जूझ रहा हूं। मैं चिंतित हूं हिंदुस्तान में उठ रहे सवालों से। वे सब सवाल तीर की तरह मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं ही पूछ रहा हूं और मुझे ही जवाब देने हैं। गुलाम देश का हर नागरिक एक सवाल होता है, उसे कभी न कभी जवाब भी बनना पड़ता है। कोई भी सत्य का खोजी अपने सवालों से नहीं बच सकता। जहां सवाल जन्म लेना बंद कर देते हैं, वहां न सत्य रहता है, न आजादी और न सपने। गांधी भारतीय जनमानस में सवाल करने के सपने देते हैं, प्रश्नाकुलता जगाते हैं, जागृत करते हैं उस सामान्य जनमानस को जो अपनी आजादी से बेफिक्र होकर के सो रही थी। उनके मन में अपने शासन का सपना जगाते हैं, उनके मन में वो भाव जगाते हैं कि किस तरह से उनको वो सब प्राप्त करना है जिसका हनन हो चुका है। गांधी का यह स्वप्न कहीं न कहीं हर लेखक के लिए अपने समय का स्वप्न होता है, जिसका सामना किए बिना कोई सार्थक सृजक या निर्माण संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का जो चरित्र है, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का जो वैशिष्ट्य है, जो गांधी का जो जीवन दर्शन था, जो गांधी के मूल्य थे, प्रेमचंद भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। और मैं यह भी बताना चाहता हूं साथ में कि किस तरह से प्रेमचंद अपने आरंभिक उपन्यासों से आदर्श की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जिन आदर्शों और मूल्यों के साथ गांधी का पदार्पण होता है, साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद कई अर्थों में उन मूल्यों के साथ सक्रिय थे। गांधी जिन नए प्रयोगों के बल पर भारतीय राजनीति की दिशा बदल देते हैं, प्रेमचंद भी अपने नए प्रयोगों के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य की दिशा बदलने में सफल होते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं
मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी ने भारतीय जनमानस से संबंध स्थापित किया। गांधी ने स्वयं को एक आम भारतीय बना दिया। एक धोती में रहने लगे, सामान्य जीवन जीने लगे, बल्कि उसी लंगोट, उसी धोती को वो अपने ऊपर तन को भी ढकने लगे। कितना सरल हो गए। गांधी ने जन जन को जोड़ा, गांधी ने जनमानस को जागृत किया, गांधी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा, गांधी ने देश के भीतर जो वैमनस्य था उसको दूर करने का प्रयास किया। गांधी का जो ये विचार है, उन्होंने सत्य का, उन्होंने अहिंसा का रास्ता सुझाया, उन्होंने स्वावलंबन का रास्ता सुझाया, उन्होंने स्वदेशी की बात की, उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की। प्रेमचंद को, उनके कथा साहित्य को, उनके उपन्यासों को अगर आप पढ़ें, मैं रंगभूमि की बात तो बाद में करूंगा, तो आप देखेंगे कि किस तरह से प्रेमचंद उपन्यासों को या कथा साहित्य को निकालते हैं, श्रेणी से निकाल करके उसको समाज जीवन से जोड़ते हैं। पहले प्रेमचंद के पहले जो तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी या कुछ इतिहास परक या आदर्श परक उपन्यास लिखे जाते थे, प्रेमचंद उस दिशा को बदल देते हैं। वो बिल्कुल एक समाज और जीवन, उसकी परिस्थितियां, उसकी समस्याओं को अपने उपन्यास के केंद्र में रखते हैं। तो 1910 के आसपास से प्रेमचंद का हिंदी कथा साहित्य में पदार्पण होता है। 1915 में गांधी भारत आते हैं। धीरे धीरे गांधी का भारतीय राजनीति में गांधी का वर्चस्व बढ़ता है। मैं वर्चस्व नहीं कहूंगा, प्रभाव कहूंगा, वो बढ़ता है और कहीं न कहीं समस्त भारतीय साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रेमचंद भी उससे अछूते नहीं रहे। गांधी उच्च मध्य वर्गीय केंद्रित जो भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन था, उसमें एक नए युग की शुरुआत करते हैं। गांधी सामान्य किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के रूप में देश की आजादी के लिए भारतीय आम जनमानस में अपनी आस्था, उनकी आस्था जगाते हैं। रंगभूमि में क्या होता है? रंगभूमि का सूरदास गांधी के इसी आम भारतीय जनमानस का प्रतिरूप बनकर उभरता है। गांधी ने क्या किया? गांधी से पहले कुछ उच्च वर्ग के लोग, कुछ प्रभुत्व संपन्न लोग राष्ट्रीय आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन वो आम जनमानस से दूर था। गांधी ने उस स्वाधीनता आंदोलन को किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों, दमितों, शोषितों का आंदोलन बना दिया। और सूरदास गांधी की तरह ही भारतीय जनमानस का प्रतिरूप बन जाता है। वो रंगभूमि में पांडेपुर के सब लोगों की लड़ाई लड़ता है। वो रंगभूमि में केवल अपनी जमीन की लड़ाई नहीं लड़ता। वो रंगभूमि में जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण का दुष्प्रभाव है, जो पूंजीपति किस तरह से सामान्य किसान और मजदूर का दोहन और शोषण करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सूरदास गांधी जी की तरह सामंती शासन के प्रतिरूप राजा महेंद्र कुमार, ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि क्लार्क तथा पूंजीपतियों के प्रतिनिधि जॉन सेवक, तीनों के खिलाफ प्रतिरोधात्मक संघर्ष की बिगुल बजा देता है। जैसे गांधी बिल्कुल नहीं डरती, चाहे वो चंपारण का सत्याग्रह हो, चाहे वो खेड़ा का सत्याग्रह हो, वो बिल्कुल भयभीत नहीं होती। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सबका वो नेतृत्व करते हैं। वो बिल्कुल भयभीत नहीं होते। उसी तरह से सूरदास इस लड़ाई में बड़े से बड़े ताकतवर लोगों से भिड़ जाता है। सूरदास क्या है? सूरदास एक अंधा भिखारी है। वो विकलांग है, वो देख नहीं सकता, लाचार है, लेकिन कहीं से भी उसके चरित्र में उसकी लाचारी प्रकट नहीं होती। वो कितना दृढ़ निश्चयी है, वो कितना साहसी है, वो किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ता है, खेल की भावना से लड़ता है। कितना धैर्य है उसके भीतर, कितनी करुणा है उसके भीतर, कितना वो सब कुछ सहने की सहन शक्ति है।
संघर्ष पथ पर अपनी नैतिकता और धर्म भावना की बागडोर को कभी भी हाथ से छूटने नहीं देता। सूरदास लड़ाई में अन्याय का साथ नहीं देता, अन्याय के रास्ते पर नहीं चलता। लोग उसके साथ अनैतिक हो सकते हैं, उसके घर को जलाया जा सकता है, वो दूसरे के घर को नहीं जलाएगा, वो नैतिक बना रहेगा। उसका धर्म या उसकी आस्तिकता उसको इसके लिए शक्ति प्रदान करती है। सूरदास की धर्म भावना सांप्रदायिक कहीं से नहीं है। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था उसके आत्मविश्वास का ही एक रूप है। उसका धर्म और उसकी लड़ाई ईश्वर के लिए नहीं, मनुष्य के विजय के लिए है। वो ईश्वर के विजय के लिए नहीं लड़ रहा है, वो मनुष्य के विजय के लिए लड़ रहा है, ट्रस्टशिप की भावना के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है। वो नेतृत्व किसको कर रहा है? जो लोग आपस में खुद लड़ रहे हैं, टूटे हुए हैं, एकत्रित नहीं है, संग्रहित नहीं है। इसलिए कहता है कि मैं लड़ाई में हार गया, मैं हार स्वीकार करता हूं। तुम अच्छा खेले, तुम जीत गए, मैं तुमको जीत की बधाई देता हूं, लेकिन मैं फिर लड़ूंगा, मैं लोगों को एकत्र करूंगा। तुम मिल करके खेलते हो, मैं अकेले लड़ता हूं। रंगभूमि का सूरदास इस मायने में बहुत आदर्श, नैतिक और दृढ़ चरित्र है। ठीक वो गांधी की तरह वो दृढ़ चरित्र है। मैं इस उपन्यास में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे जो गांधी किस तरह से वो औद्योगिकरण का विरोध करते थे और वो ग्राम में कुटीर और लघु उद्योगों की बात करते थे। सूरदास इस उपन्यास में क्या करता है? वो औद्योगिकरण का तो विरोध करता ही है, लेकिन इसको केवल औद्योगिकरण का विरोध नहीं मानना चाहिए। वह जनजीवन के व्यापक मूल्यों की रक्षा का प्रश्न भी है। सूरदास केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, उसको जमीन बेच करके पूंजी या पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेता है। वो क्या करता है? वो लड़ाई लड़ता है समाज के लिए, वो लड़ाई लड़ता है, वो सबकी लड़ाई लड़ता है, वो सामूहिक लड़ाई लड़ता है और इसके माध्यम से वो सबको हक दिलाना चाहता है। तो औद्योगिकरण, प्रेमचंद भी औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव का विरोध करते हैं, गांधी भी औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव का विरोध करते हैं। भारतीयता की सूरदास की जो समझ है देश और समाज के सांस्कृतिक स्वास्थ्य के संदर्भ में, वो बिल्कुल सटीक प्रतीत होती है। मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सूरदास औद्योगिकरण के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को बताता है। वो कहता है जब यहां उद्योग लगेंगे, बाहर के लोग आएंगे, यहां किस तरह से बुरी प्रवृत्तियों का बढ़ावा होगा। वे जो बाहर के लोग आएंगे, इससे हमारे लोगों को रोजगार तो कम मिलेगा, बल्कि गलत प्रवृत्तियां हमारे मोहल्ले में ज्यादा प्रवृत्त हो जाएंगी। सूरदास की नैतिकता विकसित प्रौद्योगिकी की विरोधी और ग्रामीण कृषि सभ्यता का पक्षधर है। सूरदास क्या कहता है? वो ग्रामीण कृषि सभ्यता का पक्ष लेता है और जो प्रौद्योगिकी के आधार पर जिस तरह से समाज का दोहन हो रहा है, प्रेमचंद ऐसा मानते हैं कि उद्योग भी जरूरी है, लेकिन उस उद्योग के माध्यम से जो उसका जो दुष्प्रभाव है उसको भी समझना आवश्यक है। यही गांधी भी कहते हैं। गांधी भी इस बात को मानते हैं, इसीलिए वो कुटीर और लघु उद्योगी की बात करते हैं। बड़े बड़े उद्योगों या कारखानों की बात वो नहीं करते। अब आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो वैचारिक आत्मबल है गांधी का, वो कितना प्रबल है और सूरदास में वो किस तरह से है। सूरदास का नैतिक बल ही उसका आत्मबल है। उसमें यह ताकत किसी आध्यात्मिक राह से नहीं आई, बल्कि भौतिक परिस्थितियों से जूझते हुए उसने खुद से अपने अंदर तक अप्रतिम
नैतिक शक्ति विकसित की है। मैं बताना ये चाहता हूं कि सूरदास अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से सीखता है। वो भोला है, वो सहज है, लेकिन बाद में वो कबीर की तरह अनुभव जनित बात करने लगा है। सूरदास के चरित्र में गांधी का आत्मबल, गांधी का साहस, गांधी का नैतिक बल, गांधी का सत्याग्रह, गांधी का सत्य, गांधी की अहिंसा की भावना उसके चरित्र में देखा और समझा जा सकता है। सूरदास का यह आत्मबल ही है जो उसे वैयक्तिक स्तर पर संघर्ष में निरंतर बनाए रखता है। यानी उसका आत्मबल, उसकी मजबूती, उसकी आंतरिक शक्ति, उसके भीतर का संकल्प उसको प्रेरणा देता है, जिसके वजह से वो लगातार संघर्ष में बना रहता है, बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला करता है। चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप हो, चाहे वो जॉन सेवक हो, सबसे वो टकरा जाता है। चाहे वो क्लार्क हो, सबसे वो लड़ जाता है। गांव जो पांडेपुर के लोग हैं वो भी उसका विरोध करते हैं, उसके घर में आग लगा दिया जाता है, फिर भी वो नहीं घबराता है। क्यों? क्योंकि उसका साधन और उसका साध्य दोनों शुद्ध है। वो साधन और साध्य की शुद्धता की बात गांधी भी करते हैं। उसका आत्मबल गांधी की तरह है। अंग्रेजी हुकूमत कितनी ताकतवर थी, अंग्रेजी हुकूमत की ताकत के सामने गांधी कभी झुकते नहीं। वैसे ही सूरदास वो निर्बल है, निरीह है, वो अंधा है, फिर भी कितना आत्मबल है उसके भीतर, कितना संकल्प है, वो कभी नहीं झुकता है। गांधी का यह मानना था कि यह बुराई को अच्छाई से जीतने का सिद्धांत है, इसमें कुविचार मात्र हिंसा है। गांधी सत्याग्रह और अहिंसा को लेकर के ऐसा कहते हैं कि ये दोनों बुराई से अच्छाई को जीतने का सिद्धांत है। इसमें कुविचार मात्र भी अगर आ गया किसी के प्रति तो वो हिंसा है, मिथ्या आचरण हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत को जिस चीज की आवश्यकता है उस पर कब्जा करना हिंसा है। अहिंसा में दृढ़ता, वीरता और निश्चलता होनी चाहिए। तो गांधी का जो अहिंसा का जो औजार है, जो उनका टूल है, आप देखिए सूरदास अपने जीवन में कैसे उसको अपनाता है, कैसे उसको जीता है। वो किसी दूसरे का नहीं लेना चाहता, वो तो अपनी जमीन हड़पने नहीं देना चाहता ताकतवर और उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को, ताकि गांव वालों का भला हो सके। रंगभूमि का सूरदास गांधी के अहिंसावादी विचार का जीता जागता प्रतिमूर्ति है। एक सच्चे अहिंसक सत्याग्रही की तरह सूरदास भी अपने विरोधी का पूरी तरह विरोध करता है, लेकिन फिर उनका किसी तरह का कुछ बुरा नहीं सोचता। गांधी जी ने अहिंसा को हृदय परिवर्तन का साधन माना है। यदि आप रंगभूमि में देखें तो रंगभूमि में भी सूरदास के सत्याग्रही विचार, उसकी आंतरिक निर्मलता, उसका आदर्श, वो बार बार पराजित होकर के भी उसका नहीं टूटना, और उसके साहस, उसके धैर्य, उसकी सहिष्णुता को देखकर भैरव और बजरंगी जैसे चरित्रों का भी हृदय परिवर्तन होता है। गांधी भी ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, सूरदास भी ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रंगभूमि में गांधीवाद का किस तरह से प्रभाव पड़ा है। गांधी के व्यक्तित्व में आधुनिकता को लेकर एक गहरा द्वंद्व था। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जहां वे परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, वहीं आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से वे आधुनिकता को आगे बढ़ा रहे थे। रंगभूमि उपन्यास में यह द्वंद्व मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है। पूंजी और आधुनिक राजनैतिक सत्ता विजयी होती है, लेकिन परंपरागत आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों और वजूद की लड़ाई लड़ता हुआ सूरदास शहीद हो जाता है। उसकी शहादत
उसको अमर बना देती है। उसकी शहादत के कारण उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी सारे उपन्यास के चरित्र और बाकी सारी शक्तिशाली शक्तियां उसके सामने बौनी नजर आती हैं, जैसे गांधी करते हैं अपने जीवन में, अपने दर्शन में, अपनी आजादी के आंदोलन में, वैसे ही सूरदास हमको दिखाई देता है। रंगभूमि में यह द्वंद्व गांव बनाम शहर के साथ साथ स्वदेशी बनाम विदेशी का भी है। प्रेमचंद औद्योगिकरण को अनिवार्य मानते हुए सेवा भावना और आदर्श को बनाए रखना चाहते हैं। गांधी भी ऐसा ही मानते थे कि औद्योगिकरण होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन मनुष्य की कीमत पर नहीं। गांधी का यह मानना है कि इस पृथ्वी पर जितने संसाधन है, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए वो पर्याप्त है। यदि हमारा लोभ, हमारी लालच, हमारा मोह इतना बढ़ न जाए कि हम एक दूसरे की संपत्ति को या जो पृथ्वी के संसाधन है उसको हड़पने न लगे, तो ये कम पड़ जाएगा। वही तो होता है। गांधी की इस बात को आप सूरदास में देख सकते हैं। सूरदास ये सारी लड़ाई किसके लिए लड़ रहा है? अपना उसको तो कुछ नहीं चाहिए, वो सारी लड़ाई दूसरों के लिए लड़ रहा है। वो ट्रस्टीशिप की भावना है। वो चाहता है कि इसके माध्यम से समाज के लोगों का कल्याण हो। गांधी अपने जीवन में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ऐक्य की बात करते थे, उसी तरह से उपन्यास में आप देख सकते हैं रंगभूमि में कि जब हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच जब विवाद होता है तो किस तरह से आत्मोत्सर्ग की धमकी देता है सूरदास और उस विवाद को वो रोकता है। तो जिस तरह से गांधी किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ थे, वो सामाजिक सौहार्द, समरसता, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, किसी भी उन्माद के खिलाफ थे, वो सहिष्णुता के पक्षधर थे। वो धर्म को धारण करके और धर्म उनके आत्मबल को मजबूत करने वाला था। वो बार बार शक्ति संचय के लिए रुकते हैं, उसी तरह से सूरदास भी शक्ति संचय के लिए रुकता है। सूरदास के चरित्र में ये सारी बातें आप देख सकते हैं। मैं निष्कर्ष रूप में ये आपको बताना चाहता हूं, रंगभूमि उपन्यास पर गांधीवाद का गहरा प्रभाव है। इस उपन्यास में गांधीवादी जीवन मूल्यों, चिंतन पद्धति, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि का तथा राजनैतिक प्रयोग पद्धतियां समग्रता में निरूपित हुआ है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं जो गांधी के जीवन मूल्य हैं, जो उनकी चिंतन पद्धति है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि है, जो उनके राजनैतिक प्रयोग हैं, चाहे वो सत्य का हो, चाहे अहिंसा का हो, चाहे जीवन मूल्य का हो, चाहे रूढ़ियों और परंपराओं के विरोध का हो, चाहे जाति भेद मिटाने का हो, चाहे अस्पृश्यता निवारण का हो, चाहे छुआछूत मिटाने का हो, चाहे समाज को जोड़ने का हो, वो सब इस उपन्यास में आपको दिखाई पड़ेगा। आधुनिक उद्योग तंत्र का उभार किसानों को उजाड़े बिना, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किए बिना नहीं हो सकता था। यह सब प्रेमचंद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक रंगभूमि में सामने आया है। यानी रंगभूमि में प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि किसान और किसान के अधिकार, किसान की जमीन भी उतना ही जरूरी है जितना कि उद्योग। रंगभूमि प्रेमचंद की उस साहित्य दृष्टि को पुष्ट करती है कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि राजनीति के आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। इसके माध्यम से आप इसको यूं समझें कि राजनीति के आगे मसाल के रूप में साहित्य चलता है। गांधी का जो जीवन दर्शन है, जो गांधी का प्रभाव है, मैं समझता हूं कि रंगभूमि उपन्यास में उसको गहरे ढंग से देखा और समझा जा सकता है। और इस तरह के उपन्यास की रचना के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज को और जीवन को एक मशाल, एक रोशनी दिखाई है। धन्यवाद।